क्वेश्चन बना रहे थे आप लोग, आर्टिकल है, क्वेश्चन बन रहे हैं। अब तो मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत होता होगा। अब धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो और ज़्यादा चीज़ें हमारी रिकॉल हो जाएंगी। चलिए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। बताओ, कोई लास्ट क्लास से कोई डाउट? लास्ट क्लास से कोई डाउट है किसी को? क्लास को स्टार्ट किया जाए। चलिए, इडियम्स एंड फ्रेज को देखते हैं। जो पहला वर्ड है हमारा वो है टू टेक द बुल बाई हॉर्न। यानी टू टेक द बुल बाई हॉर्न का मतलब होता है समस्या का पूरी दृढ़ता से मुकाबला करना। यानी कोई प्रॉब्लम आ जाए उसको पूरी तरीके से, यानी पूरे अपने दृढ़ता से उस चीज को मुकाबला करने को कहते हैं टू टेक द बुल बाई हॉर्न। अब देखो, अब बताओ कि टेक और बुल, बुल का मतलब सांड और हॉर्न का मतलब होता है सींग। अब यहां से निकल के जा रहे हो, अब रास्ते में एक सांड दिख गया, दो समस्या आएगा। या दिमाग में दो थॉट आएगा। पहला आएगा कि वहां से दुम दबा के भाग जाओ, और अगर एक और होगा वो क्या करेगा कि उस बुल के सींग को पकड़ लेगा और उसे लड़ाई करना शुरू कर देगा। यानी कि इसे ही कहते हैं, जैसे लिखा है नहीं, टेक मतलब पकड़ना या लेना, बुल बाई हॉर्न यानी कि सांड को उसके सींग से, उसे ही कहा जाता है समस्या का दृढ़ता से मुकाबला करना, यानी टू हैंडल डिफिकल्टीज। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सांड के साथ जाकर लड़ना शुरू कर दो। ये बता रहा है कि कोई भी परेशानी आए, प्रॉब्लम आए तो उसको उससे लड़ना। उससे हमेशा, जैसे जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती है, तो जब वो परेशानी आए और जब आप उसको दृढ़ता से मुकाबला करते हो, उसे ही कहा जाता है टू टेक द बुल बाई हॉर्न। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका हॉट पोटैटो। हॉट पोटैटो का मतलब होता है विवादास्पद मुद्दा, यानी अ कॉन्ट्रोवर्शियल इशू। यानी एक ऐसा मुद्दा जो कंट्रोवर्शियल हो, कॉन्ट्राडिक्ट करता हो, यानी जिसमें कंट्रोवर्शियल हो, उसे ही कहते हैं हॉट पोटैटो। नहीं सुने हो? एक साइड से आलू डालो, दूसरे साइड से सोना निकालो। अब बताओ कि ये जो कथन था, इन्होंने तो दिया नहीं। अब वो तो था कि मोदी जी का, उसने लास्ट में तो पूरा बोला, लास्ट में इन्होंने पूरा बोला कि ये जो स्टेटमेंट है मेरा नहीं है, मोदी जी का है। लेकिन बताओ कि ये मुद्दा कैसा बन गया था? विवादास्पद मुद्दा नहीं बना था, यानी कंट्रोवर्शियल इशू बन गया था। उसे ही कहते हैं हॉट पोटैटो। तो हॉट पोटैटो का मतलब हो जाएगा विवादास्पद मुद्दा। नेक्स्ट देखो, द रेड कारपेट ट्रीटमेंट। यानी रेड कारपेट ट्रीटमेंट का मतलब होता है बहुत ही अच्छा स्वागत, यानी भव्य स्वागत को कहा जाता है रेड कारपेट ट्रीटमेंट या द रेड कारपेट ट्रीटमेंट। अब देखो, कारपेट का मतलब होता है दर्री और रेड का मतलब लाल। अब जैसे आपने देखा होगा कि बहुत, जैसे दूसरे देश के कोई राष्ट्रपति आ गए, कोई प्रधानमंत्री आ गए, तो उनके स्वागत के लिए लाल कलर की दर्री बिछाई जाती है, देखा होगा। तो उस स्वागत को कहते हैं बहुत ही अच्छा स्वागत। या फिर देख लो, इंग्लिश में पढ़ो, अ वेरी स्पेशल वेलकम गिवन टू विजिटर्स। यानी कि जो हमारे यहाँ विजिट करने आते हैं, कोई किसी देश के बहुत राष्ट्रपति हो गए या फिर प्रधानमंत्री हो गए, तो उनके स्वागत में जो बिछाई गई लाल कलर की दर्री होती है, उसे ही कहा जाता है रेड कारपेट ट्रीटमेंट, यानी कि बहुत ही अच्छा स्वागत, भव्य स्वागत। नेक्स्ट क्या आता है, थ्रो डस्ट इनटू समवन्स आई। यानी थ्रो डस्ट इनटू समवन आइज का मतलब होता है धोखा देना। कल एक इडियम आया था, वाइप द नोज, उसी का ये सिनोनिम्स हो जाएगा। तो थ्रो डस्ट इनटू समवन्स आइज, नहीं सुने हो कि आंख में धूल झोंकना। किसी की आंखों में धूल झोंकने का मतलब क्या है? उसको धोखा देना। थ्रो मतलब फेंकना, डस्ट मतलब धूल, इनटू मतलब में, समवन मतलब किसी की, और आइज का मतलब आंख, यानी किसी की आंखों में धूल फेंक देना। इसका मतलब क्या हो गया? धोखा देना। नेक्स्ट वर्ड है आपका बी बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून।
ध्यान देना, दो इडियम आता है, ये आता है बी बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून, और एक और आता है इसमें ही बी बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, यानी कि धनी परिवार में जन्म ले लेना। हालांकि जो इडियम है इसका डिराइव कहाँ से हुआ है, जैसे कहा जाता था कि यूरोपियन के जो लोग थे वहां पर जब बच्चे का जन्म होता था तो वो लोग वहां पे चांदी के चम्मच से उसको खिला, जैसे नहीं होता है कि छोटा बच्चा होता है तो उसका पता नहीं कितने महीने पर कुछ खाना वाना खिलाया जाता है, अब नाम नहीं मुझे पता, अभी भी होता है, तो उस टाइम पे भी होता था, लेकिन वहां परंपरा क्या थी कि उसे सोने और चांदी के चम्मच में उसे खाना खिलाया जाता था। अब जहां पर खाने के लिए खाना ना हो, सोना चांदी थोड़े ना देखेगा कोई। अब यहां कह रहा है कि बी बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन वन माउथ, यानी कि धनी परिवार में जन्म ले लेना। वहां के जो लोग थे, जो धनी परिवार के थे, वो सोने और चांदी के चम्मच से उसको दूध पिलाने का, खिलाने का काम करते थे, उसे ही कहते हैं धनी परिवार में जन्म लेना। तो बी बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून याद रहेगा। आगे बढ़ो, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट कहता है वेट बिहाइंड द ईयर्स। वेट बिहाइंड द ईयर्स का मतलब होता है अनुभवहीन, यानी इनएक्सपीरियंस, टायरो, नॉविस, एबिसिडेरियन, इसे कहा जाता है वेट बिहाइंड द ईयर। अब वेट का मतलब होता है गीला, बिहाइंड मतलब पीछे, ईयर्स मतलब कान। अब कान के पीछे गीला का मतलब क्या है, जैसे जो बचपन में जब नहाते थे, जब छोटे थे, तो उस टाइम पर आप जब खुद से नहाते थे तो कान वान के पीछे अभी भी छूट जाता होगा साबुन वाबुन, लेकिन जब वहां ये ईडियम बना है कब, कि जब छोटे बच्चे होते हैं जब नहाते तो देखो कि इधर उधर पूरा कान वान में साबुन उबुन लगा है, तो उसे ही दिखाता है वेट बिहाइंड द ईयर्स का मतलब क्या हो जाएगा, अनुभवहीन, यानी जिसे ज्यादा नॉलेज ना हो, जिसे ज्यादा पता ना हो, उसे कहा जाता है वेट बिहाइंड द ईयर्स। नेक्स्ट कहता है ग्रीक टू समवन। ग्रीक टू समवन का मतलब होता है समझ से बाहर, यानी कि जो चीज आसानी से समझ में ना आए, बड़ी मुश्किल से समझ में आए, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है ग्रीक टू समवन। यानी ग्रीक टू समवन का मतलब हो गया समझ से बाहर। अब देखो ग्रीक भाषा अपने आप में समझना बड़ा मुश्किल है, अब वो भाषा एक अलग तरीके से होता है। अब जैसे हम लोग पढ़ते हैं ए तो वहां होता है अल्फा, हम लोग पढ़ते हैं बी, बी फॉर बॉय या बॉल पढ़ते हैं बीटा, अब सी फॉर गामा पढ़ते हैं, डी फॉर डेल्टा पढ़ते हैं। अब यही तो था, जैसे हम लोग का कोविड-19 में जब चला था उस टाइम अल्फा वेरिएंट, बीटा वेरिएंट, गामा, डेल्टा, अब उसी में एक और वेरिएंट था जिसे कहा जाता है ओमिक्रॉन, यानी यहां पर है ओमिक्रॉन। एक चीज और ध्यान देना, जैसे हम लोग कहते हैं जेड तो उसे वहां कहा जाता है ओमेगा। अब एक बात जरा बताओ कि ये हो गया ग्रीक टू सम, अब बताओ ये सब पढ़ाने लगा, अब देखो एक कप्पा वेरिएंट भी था कि नहीं, तो ये है कप्पा है। अब ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन मेरा कहना इतना है सिर्फ कि एक बात बताओ कि ये कुछ समझ में आ रहा है, यानी कि समझ से बाहर है। अभी देखो, चलो मान के चलो ये समझ में आ गया, जरा बताना कि ये सब क्या लिखा है, ये वेस्टर्न ग्रीक है, यानी ये ऐसे ऐसे भाषाएं समझ से बाहर ही होता है, तो इसे ही कहा जाता है ग्रीक टू समवन, यानी समझ से बाहर। अब देखो ये याद हुआ, एक और इडियम याद कराता हूं। मुझे एक बात बताओ, मैंने अगर बोला कि तुम ए से जेड तक जानते हो, इसका मतलब क्या जाए, सब जानते हैं। अब वैसे ही मैं बोल दूं अल्फा टू ओमेगा, यानी अल्फा टू ओमेगा का मतलब फिर क्या हो गया, सेम वही हुआ, यानी ए फॉर अल्फा और जेड फॉर ओमेगा, यानी ए से जेड तक जानते हैं तो उसका ही मतलब है ए से लेके ओमेगा तक जानते हैं, दोनों हुआ कि नहीं। तो एक और इडियम इसी से बना होता है अल्फा टू ओमेगा, यानी अल्फा टू ओमेगा का मतलब होता है बिगिनिंग टू एंड, यानी शुरू से लेके लास्ट तक। तो ग्रीक टू समवन याद हो गया, यानी समझ से बाहर कहते हैं ग्रीक टू समवन। नेक्स्ट देखो अ मंथ ऑफ संडे। अ मंथ ऑफ संडे का मतलब होता है बहुत लंबा समय, यानी अ लॉन्ग टाइम वो कहा जाता है अ मंथ ऑफ संडे। अब देखो मंथ मतलब महीना और संडे जो है रविवार। अब जैसे क्या हुआ था कि अगर आपने पढ़ा होगा इतिहास, तो हमारे पास ग्रेगोरियन कैलेंडर फॉलो करते हैं हम लोग। हालांकि बहुत सारे कैलेंडर होते हैं भारत में, कुछ लोग होते हैं विक्रमी संवत वाला होता है, विक्रम संवत, जिसमें आपका वो सब आता है चैत, बैसाख, फागुन, जो भी है। अब उसके बाद और भी कैलेंडर है, जैसे जो इस्लाम धर्म के, जो इस्लाम धर्म को मानने वाले होंगे हिजरी संवत के हिसाब से चलते हैं 622 वाला, तो उन लोग का भी अलग अलग महीना होता है। जैसे सबसे पाक महीना मनाता है रमजान का महीना, तो वैसे ही जब ग्रेगोरियन ने, जैसे पॉप ग्रेगोरी करके जो थे उन्होंने कैलेंडर बनाया, उसके जब उस टाइम पर और भी लोग थे जो कैलेंडर बना रहे थे। अब जो कैलेंडर कुछ इस प्रकार से बना रहे थे कि ऐसा करते हैं कि एक महीना पूरा का पूरा रख देते हैं संडे का, फिर बोला कि एक महीना पूरा रख देते हैं मंडे का,
एक महीना पूरा ट्यूसडे का। तो एक बात बताओ कि अगर संडे, एक महीना संडे बीत गया तो फिर आने में तो लग जाएंगे बहुत दिन, तो उसे ही कहा जाता है मंथ ऑफ संडे। का मतलब हो गया बहुत लंबा समय, यानी कि बहुत लंबा समय उसे कहा जाता है अ मंथ ऑफ संडे, यानी अ लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट देखो, अ फिश आउट ऑफ वाटर। अ फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब होता है असुविधाजनक, यानी एन अनकंफर्टेबल सिचुएशन। एक ऐसी सिचुएशन जो अनकंफर्टेबल हो जाए उसे ही कहा जाता है फिश आउट ऑफ वाटर। याद करने लायक तो कुछ है ही नहीं। फिश का मतलब मछली, आउट मतलब बाहर, और वाटर मतलब पानी। यानी कि किसी मछली को पकड़ो और पानी से बाहर निकाल दो तो बड़ा खुश हो जाएगी, यानी उसके लिए जो सिचुएशन होगा कैसा होगा, अनकंफर्टेबल, यानी कि असुविधाजनक स्थिति को कहा जाता है अ फिश आउट ऑफ वाटर। नेक्स्ट वर्ड है आपका अ बेकर्स डजन। अब बेकर्स डजन का मतलब होता है 13, यानी नंबर में 13 को कहा जाता है अब बेकर्स दर्जन। देखो इस ईडीएम का ओरिजिन बताता हूं। यूरोप में जो लोग थे, बेकर का मतलब होता है बेकरी, समझते हो? तुम लोग समझते हो बेकरी? बहुत बढ़िया तैयारी। अब जहां से वो चॉकलेट टुकलेट लेके जाते होगे, वो वाला जहां मिलता है केक चॉकलेट जो भी मिलता है, पकड़ पा रहे हो कि नहीं? अब जहां से लेके जाते हो उसे कहा जाता है बेकरी, यानी बेकरी शॉप होती है। और वहां पर जो काम करने वाले बेकर्स होते हैं, जो बनाने वाले जो होते हैं पाव वाव, उन्हें बेकर्स कहा जाता है। कहते हैं कि यूरोप में एक बार क्या हुआ था कि बेकर्स जो थे लूटपाट मचा रहे थे, वहां के लोगों को ठग रहे थे, चूना लगा रहे थे, और ये बात जो थी आग की तरह फैल गई। अब जब राजा के पास ये बात पहुंची तो उन्होंने एक सजा सुना दिया। उन्होंने सजा ये सुनाया कि जितने भी बेकर्स हैं, जितने भी बेकर्स हैं, जो बेचने वाले हैं, जो बनाने वाले हैं, अगर कोई व्यक्ति उनके पास जाता है और जाके अगर एक दर्जन अगर ब्रेड खरीदता है तो उसे एक दर्जन का मतलब 12, और एक उसके लिए फाइन पड़ गया 1, यानी एक दर्जन तो देगा ही लेकिन फाइन के रूप में एक और देगा, और यही क्या बन गया, नंबर में 13। यानी कि अगर यहां पर दर्जन हो तो 12, लेकिन बेकर्स का दर्जन कितना होता है, 13। ये वहीं से ईडियम निकला है। अब बेकर्स दर्जन का मतलब हो गया नंबर में 13। आ जाओ, पहला है टू टेक द बुल बाय हॉर्न। हॉट पोटैटो, अरे आलू डालो सोना निकालो। अ रेड कारपेट ट्रीटमेंट, थ्रो डस्ट इनटू समवन्स आई, be born with a silver spoon, wait behind the ears, अनुभवहीन, great to someone, a month of Sunday, a fish out of water, baker's dozen, नंबर में 13। बताओ एक भी शब्द ऐसा है कि जो दिक्कत कर रहा हो? नहीं होना चाहिए यहां से एक भी कोई वर्ड। अब देखो कि यहां इस तरीके से समझने में किसी को परेशानी हो रही हो, है कोई तो हाथ उठाए। सबको समझ में आ रहा है? अब मैं चाहता हूं कि इसकी सीट मैं आपको एडवांस में ही दिला देता हूं, इससे आप थोड़ा सा पढ़ लोगे पहले से ही, अब पढ़ के पहले से थोड़ा सा प्रिपेयर होगे। मुझे पता है कि दे भी दूंगा तो पढ़ो उड़ोगे नहीं, सब पढ़ोगे। चलिए फिर दे दिया जाएगा सीट आपको। लास्ट हेडिंग बता दो, लास्ट कल क्या चल रहा था? आर्टिकल समाप्त हो गया था क्या? समाप्त हो गया था, अभी आर्टिकल उतना है। अब देखो, जैसा कि अगर मैं सही हूं तो मैंने आपको बताया था कि कंट्री हो, स्टेट हो, डिस्ट्रिक्ट हो, टाउन हो, मोहल्ला हो, टोला हो, इनके पहले आर्टिकल का इस्तेमाल, अगर ये वर्ड स्वयं लिख दिया जाए, जैसे कंट्री का नाम है नहीं लगेगा, लेकिन स्वयं कंट्री आ जाए तो लग जाएगा। टाउन कोई है उसका नाम हो तो नहीं लगेगा, लेकिन अगर उस टाउन शब्द को जोड़ दिया जाए तो लग जाएगा। ये बातें हो चुकी थी। चलिए अब इसके आगे देखेंगे कि आगे की चीजें क्या होती है। ध्यान से देखना, यहां पर है कि माई द बुक इज गुड और माई बुक इज गुड। दैट इज योर अ बैच, दैट इज योर बैच। अब देखो, माई द बुक इज गुड, माई बुक इज गुड, दैट इज योर अ बैच, दैट इज योर बैच। अब बताओ ए में कितने लोग हैं, और बी में, और सी में, और डी में? इस बैच को पढ़ाने की जरूरत है। अब देखो, यानी ये जितने भी, ध्यान देना, ये जितने शब्द मैं आपको पजेसिव एडजेक्टिव पढ़ाया हूं,
यानी कि मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी पजेसिव एडजेक्टिव है तो वो सीधा अपने बाद नाउन लेता है। जैसे मैंने लिखा माई पेन, तो माई पेन, माई बुक, माई क्लास, माई टेबल, माई फोन। अब माई अ पेन बोलोगे, माई अ बुक बोलोगे। अब देख लो, एक आपको इशारा दे दिया, लेकिन इसके बारे में जितना जहां जहां एडजेक्टिव आया है, जहां जहां पजेसिव एडजेक्टिव आया है, उन हर जगह सीधा उसके बाद नाउन दे देना, बीच में कोई आर्टिकल नहीं देना। जैसे बताओ, यहां ये याद है आपको फर्स्ट पर्सन का, ये है आपका सेकंड पर्सन का, और ये है आपके थर्ड पर्सन का। अब देखो, ये ऐसी चीजें नहीं है कि जो आपको पता नहीं है और नहीं मैंने पढ़ाया नहीं है, ये सारी चीजें हो चुकी है। तो मेरा बस इशारा इतना है कि अगर माई द बुक है तो ऐसा कहना गलत होगा, क्योंकि माई एक पजेसिव एडजेक्टिव है, इसके बाद सीधा नाउन चाहिए। यहां पर ये नहीं आएगा तो सही हो गया। ये दैट इज योर अ बैच नहीं होगा, दैट इज योर बैच। क्लियर है यहां पे? अब देखो कि यहां जितने भी हैं, क्या सिर्फ एडजेक्टिव इतना ही बताया था? याद करो पुराने दिन जब मैं आपको बताया था, जब प्रोनाउन चैप्टर में भी बहुत सारे चीजों के बारे में बताया था, और नाउन में भी, नाउन में बताया था रोहन का, तो रोहन का एक पेन, रोहन का वह पेन, रोहन का पेन, रोहन का घर, रोहन का क्लास, यानी रोहन पेन, रोहन स्कूल, रोहन क्लास, रोहन बुक, रोहन मोबाइल, रोहन्स मोबाइल, यानी इन सब में क्या है? अपॉस्ट्रोफ एस लगा हुआ है, और ये सीधा क्या लेता है? सीधे नाउन लेगा, इसके बीच में कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। समझ में आ गया? अब ऐसे ही मैंने और एडजेक्टिव के बारे में, अब बताओ कि दिस यहां पर कौन सा? दो जगह बताया हूं, एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में, एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में। अब यहां जो है कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? प्रोनाउन के बारे में, एडजेक्टिव। जैसे कि दिस अ पेन की दिस पेन, दैट अ बुक की दैट बुक, तो यानी इसके बीच में कभी आर्टिकल आएगा? तो इनके बीच में आर्टिकल नहीं आएगा, सीधा नाउन लेगा। अब ये मत बोल देना कि सर ये तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं, सारे एडजेक्टिव की चर्चा कर रहे हैं हम। नेक्स्ट देख लो, अब ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। अब एक बात बताओ कि ये मैं कराया हूं प्रोनाउन में, तो कौन सा प्रोनाउन? एडजेक्टिव। जैसे ईच अ बॉय की ईच बॉय, एवरी अ बॉय की एवरी बॉय, आइदर अ बॉय की आइदर बॉय, यहां है नीदर बॉय, यानी इन सब के बाद कोई आर्टिकल नहीं आएगा, सीधा क्या लगा देना? नाउन, या जैसे यूज दिया हो। क्लियर है? अब देखो, ये कल हुआ था, यानी फादर हो, मदर हो, ब्रदर हो, सिस्टर हो, अंकल हो, इनके साथ आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता है। लेकिन अगर खास बना दूं तो, अब जैसे द फादर, जैसे मदर वाला ऑप्शन आया था कि द मदर इज प्रेजवर्दी, नहीं होगा, मदर इज प्रेजवर्दी होगा। लेकिन मैंने बोल दिया ना, मदर इन हर, यानी उसके अंदर का माता, उसके अंदर की, अब माता नहीं, यहां पे ममता हो गया। क्लियर है ये सब? अब देखो, यहां पर है मील हो, ब्रेकफास्ट हो, लंच हो और डिनर हो, यानी इसको नोट करो, मील, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, इन सब के साथ आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। दोनों लग जाएगा। एमएलए शॉर्ट फॉर्म है, द भी आ जाएगा और ए भी आ जाएगा, फर्क ए नहीं, एमएलए एन आएगा, लेकिन द भी आ जाएगा। प्रैक्टिस कराऊंगा तो बताऊंगा कैसे। हो गया ये? यानी जैसे देखो कि कहीं भी ब्रेकफास्ट होगा, यानी खाने पीने की चीज जितनी सारी होंगी, इनके साथ आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना। यानी कि द डिनर नहीं होगा, द लंच नहीं होगा, द ब्रेकफास्ट नहीं होगा। क्लियर है? लेकिन अगर खास बना दूं तो हो जाएगा। अब जैसे मैं बोल दूं कि द डिनर ऑफ हिज बर्थडे, यानी उसके जन्मदिन का जो डिनर है, या उसके जन्मदिन का जो डिनर था बहुत बकवास था, तो यानी खास बना दिया। आओ जरा, आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ अ बुक, आई वॉन्ट दिस टाइप ऑफ अ ड्रेस, आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ बुक, आई वॉन्ट दिस टाइप ऑफ ड्रेस, टेल मी
द रैंक ऑफ अ ग्लास, टेल मी द रैंक ऑफ ग्लास। बताओ ए में है कोई, बी में, सी में, और डी में, और ई में, और एफ में। अब बहुत लोगों को समझ ही में नहीं है कि सर इसमें एरर क्या है। अब कुछ लोग दिमाग लगाए होंगे कि जहां चल रहा है कॉन्सेप्ट, कहां आर्टिकल ना है, उसके हिसाब से आंसर ये है जिसमें आर्टिकल नहीं है। तो कॉन्सेप्ट बता देता हूं। कॉन्सेप्ट कहता है कि देखो, एक जैसे फ्रेज आता है काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, वैरायटी ऑफ। जरा एक बात बताना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था राम और आगे कर दिया एस, यानी राम का, तो वही है ऑफ, क्या होता है वो, का। तो अगर ऑफ लगा होता है कुछ फ्रेज के साथ तो उसके बाद आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता है। यानी काइंड ऑफ अ बुक नहीं, काइंड ऑफ बुक, काइंड ऑफ पेन, काइंड ऑफ पेन्स करो, बुक्स करो, क्लासेस करो। अब यहां, अब जैसे काइंड है तो काइंड का मतलब एक हो गया, अगर बहुत सारे हो तो काइंड्स ऑफ, टाइप्स ऑफ, सॉर्ट्स ऑफ, वैराइटीज ऑफ, यानी इन सब के बाद आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, टाइटल ऑफ, इन सब के बाद आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। बिल्कुल नोट करिए। पोस्ट ऑफ, पार्ट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ नंबर ऑफ। नोट कर लो एक ही साथ, ये जितना है सब एक ही बार क्रक्स मिल गया आपको। अमृत है ये, अमृत। हो गया। यानी कि आपने देखा, देखो इतने सारे जो भी शब्द आपने देखा, इन सभी शब्दों के साथ हम मतलब आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब देखो, आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ, है कि नहीं काइंड ऑफ, तो ए नहीं आएगा। यहां पर है टाइप ऑफ, ए नहीं आएगा। यानी आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ बुक, आई वॉन्ट दिस टाइप ऑफ ड्रेस, टेल मी द रैंक ऑफ अ ग्लास, टेल मी द रैंक ऑफ ग्लास। बताओ कोई दिक्कत है किसी को? यानी ये फ्रेज आपको याद होना चाहिए, और वैसे भी याद कर सकते हो। ऑफ लगा है और ये एपोस्ट्रॉफ के जैसा है तो सीधा अपने बाद नाउन लेगा, यानी नाउन लेगा, बीच में कोई आर्टिकल नहीं लेगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब देखो दो स्पेशल केस बता देता हूं। यहां पर है आपका द अर्थ मूव्स, द अर्थ है, क्वेश्चन दिखाऊं? इसको एक्सप्लेन कर दूं? अच्छा ठीक है, आराम आराम से, एकदम बहुत आराम आराम से बता देता हूं। अभी देखो, आपको मैंने जितना नोट कराया, जितना नोट कराया उसमें वर्ड देखो, काइंड ऑफ है, टाइप ऑफ है, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, रैंक ऑफ, रैंक ऑफ, ये सारे के सारे शब्द हैं उसमें। अब उन सारे शब्दों को इसलिए लिखवाया क्योंकि उसके बाद आर्टिकल नहीं लेता है। यानी इसके बाद अगर आर्टिकल आएगा तो उसे काट देंगे। देखो आर्टिकल आया है तो सही है, आया है, आर्टिकल आया है, यहां आर्टिकल आया है, यहां आर्टिकल आया है, यहां आया है, यानी जहां जहां आर्टिकल दिख गया उड़ा दो उसे। समझ में आ गया? कोई डाउट? अब देखो दो स्पेशल केस बता देता हूं। दो स्पेशल केस क्या कहता है कि यहां पर लिखा है द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ही इज रेडी टू डू एनीथिंग ऑन अर्थ, ही इज रेडी टू डू एनीथिंग ऑन द अर्थ। चार सेंटेंस है, ध्यान देना। मैंने आपको सिखाया था कि अगर अर्थ लिख दिया, यानी अगर अर्थ लिख दिया तो उसके पहले आर्टिकल द आएगा, मैंने बताया था। लेकिन ध्यान देना, अगर ऑन शब्द लग जाए, ऑन शब्द अगर लग गया तो इसके बाद आर्टिकल नहीं आता है, सीधा होगा क्या? ऑन अर्थ, यानी ऑन अर्थ, जो कि किसमें लिखा है? इसमें।
जैसे देखो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यानी कि जो अर्थ है वो चक्कर लगाती है सन का, यानी कि अर्थ है यहां पर द लगेगा, ये नहीं होगा। लेकिन यहां पर लगा है ही इज रेडी टू डू एनीथिंग, यहां ऑन अर्थ होता है ना कि ऑन द अर्थ होगा, यानी डी को गलत कर दिया, सी को राइट कर दिया। समझ में आया सबको? सीधा रूल क्या लिखना है, आप ऐसा कर लो, लिख लो कि अगर यहां पर लिखो, साथ में यहां पर लिखो ऑन और द और उसके बाद जोड़ दो अर्थ, ऑन द अर्थ, द को गोला करो काट दो, और यहां पर लिखो ऑन अर्थ, इसको राइट कर दो। ऑन द अर्थ नहीं होता है, ऑन अर्थ। बिल्कुल होगा, प्रोनाउन वाली सीट डिस्कस होगी, परेशान ना हो। टेस्ट वेस्ट सब होगा, अभी छोड़ बोला हूं, खत्म हो गया पूरी तरीके से। मुझे पता है कि प्रैक्टिस जब तक नहीं कराऊंगा तब तक वो वाली मजबूती नहीं आएगी। ये समझ में आ गया? अब सेम ऐसे ही कॉन्सेप्ट समझ लो, यहां कहता है टीवी इज वेरी कॉस्टली और द टीवी इज वेरी कॉस्टली, यानी जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स है, उनके साथ आर्टिकल द का इस्तेमाल किया जाता है। कोई डाउट? लेकिन अगर देखने, जैसे कि तुम टीवी देख रहे हो, तो देखने के टर्म में वॉचिंग द टीवी नहीं होता है, वॉचिंग टीवी। क्लियर है? यानी कॉन्सेप्ट कहता है ये कि अगर टीवी आपको ऐसे पता करना हो, जैसे टीवी एज ए टीवी हो कि ये टीवी कितने का है, वो टीवी बढ़िया है, लेकिन जब टीवी देख रहे हो तो उसके टर्म में आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, यानी डी वाला गलत हो गया, सी वाला राइट हो गया। बताओ कोई डाउट है किसी को? यहां तक सब कुछ समझ में आया है? आओ जरा चेक कर लिया जाए कितना समझ में आया है। पहला क्वेश्चन है, ही इज द बेस्ट प्लेयर इन इंडिया। ए में कितने लोग हैं और बी में? बहुत बढ़िया तैयारी, यानी बेस्ट बताओ सुपरलेटिव है कि नहीं? अब देखो यहीं से क्या होता है कि आपको थोड़ा थोड़ा अब सुपरलेटिव क्या है, कंपैरेटिव क्या है, पॉजिटिव क्या है, अब इनके बारे में चर्चा होना शुरू हो गया और यहीं से अब जन्म हो जाता है एडजेक्टिव का। तो यानी यहां पर है सुपरलेटिव डिग्री, और मैंने रूल लिखवाया कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल होता है, नहीं है तो क्या हो गया, ये गलत हो गया। फास्ट चल रहा हूं क्या? नेक्स्ट देखो, कालिदास इज, ये प्रॉपर नाउन में ही बताया था, यानी कि जब हम किसी व्यक्ति की तुलना करते हैं किसी से, जैसे खान सर इज द कलाम ऑफ इंडिया, बताया था। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, नागार्जुना इज द आइंस्टाइन ऑफ इंडिया, नहीं था। समुद्रगुप्त इज द नेपोलियन ऑफ इंडिया, ये सब बताया था। तो उस टाइम भी इस बारे में चर्चा हुआ था, यानी पर्सनल जो यानी प्रॉपर जो नाउन था उसमें भी। यहां पर देखो, अब देखो इस क्वेश्चन में दिमाग घुमाऊंगा। कॉपरनिकस प्रोवाइडेड दैट अर्थ मूव राउंड द सन, यानी यहां पर अर्थ लगा है और अर्थ से पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल होता है। एक बार मैं आपको ना एक बड़े लेवल की बात बता रहा हूं। एक बार बड़े एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा, और क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था यूपीएससी का। कॉपरनिकस के सिद्धांत को जानते हो? 3 सिद्धांत दिया है, दिया नहीं है? और एक कैपिलर्स था, कैपिलर्स ने भी कैपिलर्स लॉ दिया है। एक बात बताओ कि किसने कहा था कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाती है? कॉपरनिकस ने। और कैपिलर्स ने क्या कहा था? यानी कहने का यह मतलब है, मुझे एक बात बताओ बस, कि कॉपरनिकस ने कहा है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है या सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाती है? सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाती है। और कैपिलर्स ने क्या कहा है? यानी कि कैपिलर्स ने कहा है कि सूर्य जो होता है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। कहा है ना? कॉपरनिकस का 3 लॉ पता है आपको?
तीन लॉ दिया है कि कैपिलर्स ने तीन लॉ दिया है। अब देखो यही क्वेश्चन यहां पर कंफ्यूज कर रहा है। मुझे मेरी बात ध्यान से सुनो, यहां तक आंसर आपको पता चल गया, लेकिन अगर इस क्वेश्चन में अगर कॉपरनिकस ने यह सिद्धांत दे दिया, अगर कॉपरनिकस ने यह सिद्धांत दे दिया है कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाती है, तब यह सेंटेंस तो ग्रामेटिकली यहां गलत हो गया, लेकिन यहां पर जो फैक्चुअल है वो गलत हो गया। आपने आंसर तो दे दिया, लेकिन ये कहीं ना कहीं एग्जिस्टेंस है इसका। यानी यहां पर अगर मैं कर दूं कैपिलर्स, तो कैपिलर्स का लॉ अगर देखोगे तो उसने क्या दिया था कि जो पृथ्वी है और पृथ्वी अपने अक्ष पर है, सूर्य उसका चक्कर लगाती। जैसे कि अगर मुझे कंफ्यूज हो रहा हो तो आप लोग पता होगा, समझ रहे हो? तो एक बार एग्जाम ने ऐसी गलती की है, जानबूझ के गलती किया कि लड़के कंफ्यूज हो जाए, और लड़के कंफ्यूज होके इसी में लग जाए। लेकिन उसमें ऑप्शन पता है क्या था? ऑप्शन था यहां पर ए और बी बोथ। अब दोनों का अरेंजमेंट सही करना पड़ा। यह है लेवल बड़े एग्जाम का। यानी यहां तो चलो आपका एग्जाम छोटा है तो चलो यहां आंसर करके निकल गए, लेकिन अगर वो जो सिद्धांत समझ में आया जो बताया, यानी कि अगर आपने कोई बात बोला है लेकिन वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो फिर वहां प्रॉब्लम आ जाएगी। अब वहां दोनों चीज को सही करना पड़ेगा। चलो इसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? द अर्थ मूव्स राउंड द सन। नेक्स्ट देखो, एन वन आइड मैन इज नॉट एलिजिबल फॉर द ड्राइविंग लाइसेंस फॉर हैवी व्हीकल। डी में कौन है, और सी में, बी में, और ए में, और कितने लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? ये सब वही हैं जो पहले दिन नहीं आए हैं। मैंने बताया था कि वन आइड मैन, जो वन आइड मैन, यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा है, वन के साथ एन नहीं ए आता है, यानी कि ए वन। अब वन के बाद वन आइड मैन, वन साइडेड लव बोलो, जो बोलना है बोलो, लेकिन अगर वन आ गया तो एन नहीं, क्या होगा? ए वन आइड मैन। नेक्स्ट देखो, वी हैव फाइल्ड FIR। क्या होगा? NFIR। कैसे होगा? बताया नहीं था? इसको जब बोलते हो तब बोलते हो FIR, नहीं बोलते हो FIR। क्लियर है? अब जैसे देखो फर्क बताता हूं, मैंने लिखा MBA, तो इसको जब मैं BA नहीं लिखा, MBA, लेकिन जब BA लिखा तो ABA नहीं, B, सीधा B, और लेकिन इसमें AM आता है। देखो इस M का लिखने का मतलब पता है कैसे होता है? A और M। समझ में आया? वैसे ही FIR है तो A और F, इसलिए आता है इसके साथ N। क्लियर है? लेकिन जब B लिखते हो तो AB नहीं होता है, सीधा B। समझ में आया ये वाला? यानी कि वी हैव फाइल्ड FIR नहीं NFIR। ये तो बताया भी था उसमें भी। यही छोटी छोटी चीजें सीखनी है। अब देखो यहां पर लिखा है कि सी वेंट टू हॉस्पिटल टू सी हर हस्बैंड। अब एक बात बताओ, मैंने कल आपको याद करवाया था, मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था कॉलेज वाला, नहीं बताया था कि कोई लड़का कॉलेज गया, अगर पढ़ाई करने के लिए जा रहा हो तो आर्टिकल नहीं लगेगा, लेकिन पढ़ाई के अलावा कुछ और करने जा रहा है तो आर्टिकल। मैंने बोला था कि सरकार को चाहिए कि यूनिवर्सिटी बनवाए, लेकिन सरकार क्या कर रही है? अगर इसके खिलाफ बोल दिया तो मार्केट में निकलना मुश्किल हो जाए। ये सारे शब्द याद करवाया था। अब यही जो सारे शब्द हैं इसमें हॉस्पिटल भी था। आ जाओ, क्वेश्चन पूछा है कि सी वेंट टू हॉस्पिटल टू सी हर हस्बैंड, यानी हॉस्पिटल बना है किसके लिए? इलाज करवाने के लिए। इलाज करवाने के लिए जा रही है, देखने के लिए जा रही है, तो खास है कि नहीं? तो खास है तो यहां आर्टिकल द आएगा। क्लियर? अगर ये होता कि इलाज कराने के लिए तब तो द नहीं लगता, लेकिन यहां देखने की बात की जा रही है। अब यहीं पर मान के चलो
यहां पर है सी वेंट टू, अब हॉस्पिटल काट के कॉलेज कर दो तो नहीं आएगा, तो भी आएगा। अरे कॉलेज पढ़ने के लिए है, देखने के लिए जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी मॉर्निंग यानी प्रत्येक सुबह, द सन राइजेज इन, द सन राइजेज इन द ईस्ट। क्लियर है? मैं बताया था कि चारों दिशाएं हैं, यानी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इनके साथ क्या लगता है? द। नेक्स्ट देखो, यहां लिखा है इन 1906 अ अर्थक्वेक डिस्ट्रॉयड मच ऑफ सैन फ्रांसिस्को नो एरर। यानी देखो दो तरीके से इसको सही करवाऊंगा। अब यही है क्या, यही जगह समझना। अब यहां मैं बोलता हूं ना कि हर आसानी से आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन गलत है क्योंकि अर्थक्वेक के साथ एन आएगा, पहला चीज ये हो गया। लेकिन यहां पर दो एग्जांपल बैठेंगे, ध्यान देना। यहां पर एक तो बैठेगा एन और एक बैठेगा द। क्यों बैठेगा? क्योंकि अगर यहां पर बात कर रहा है 1906 का, कहां पे आया था जगह भी दिया है, यानी उसको डेफिनिट कर रहा है। यानी कि सैन फ्रांसिस्को के अंदर 1906 में जो, यानी कि जो अर्थक्वेक आया था तो द भी लगा दोगे। और यहां पर क्या है? एक। अब एक ये तब आएगा जब पता चलेगा कि 1906 में एक बार नहीं कई बार भूकंप आया है। अब यहां कई बार हो जाए तब पता नहीं चला कौन से वाले भूकंप की बात कर रहा है। जैसे मान के चलो कि अभी जब कोविड-19 जैसी सिचुएशन बनी थी तो एक ही महीने में 3-4 दिन के कई बार झटका आ गया, झटका नहीं लगा था। अभी तो हाल फिलहाल में भी आया था, नहीं आया था। अब कहने का ये मतलब है कि अगर मैं ये बात करूं कि भारत के अंदर, मैं ऐसा बनाऊं कि भारत के अंदर, इंडिया के अंदर 2020 के अंदर एक भूकंप आया। अब ये भूकंप आया तो हो सकता है एक से ज्यादा आया हो या फिर एक ही आया हो, तो यहां पे दोनों ऑप्शन सेटिस्फाई करेंगे। अब कोई ये ना कह दे कि सर यहां पर द भी आ सकता है, इसीलिए दोनों को बता दिया। तो यानी ऐसे तो ए आएगा नहीं, इसीलिए एग्जामिनर क्या कर दिया है कि ए दे दिया है कि यहीं से अलर्ट हो जाओ। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो, जस्ट इन आर, यहां पर लिखते हैं हावर और पढ़ते हैं आर, तो क्या होगा? एन, एन का इस्तेमाल किया जाएगा, एन आर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सन राइज, सन हो, मून हो, अर्थ हो, इन सब के साथ आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। यानी कौन सा है? ए पार्ट। बताओ, टेंशन हो रहा है? नेक्स्ट देखो, समझाने की जरूरत है। आर हो तो लिखते हैं हावर, पढ़ते हैं आर, तो एन आएगा। नेक्स्ट देखो, हिज फादर आस्क्ड हिम, his father asked him to go to the temple every morning। अब एक बात बताओ, अब लड़का सोच रहा होगा कि सर ये खास भी हो सकता है, लड़का सोच सकता है खास हो सकता है, लेकिन जरा एक बात बताओ कि यहां पापा दिख रहे हैं, तो पापा खास काम के लिए मंदिर भेजेंगे? पापा भेजेंगे कि तुम्हें क्या पूछा कि मंदिर जाते हो कि नहीं। यानी कहने का मतलब है कि यहां खास की बात नहीं कर रहा है, तो आर्टिकल द नहीं होगा। क्लियर है? अब यहां आगे अगर और जोड़ देता कि कुछ और करने के लिए, तब तो खास बना देता। नेक्स्ट देखो, बाय ऑल स्टैंडर्ड्स ही इज अ बेस्ट। अब बेस्ट नहीं होता है द बेस्ट, क्योंकि बेस्ट क्या है? सुपरलेटिव, और सुपरलेटिव से पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल किया जाता है। माय टीचर सेड दैट, यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा है कि माई टीचर सेड दैट द सन इज, देखो ध्यान दो, यहां पर ए भी मिस किया है, यानी कि एक स्टार है, सन इज ए स्टार, द सन इज अ स्टार, यानी कि सूर्य क्या है? एक तारा, यानी एक तारा ही तो है। अगर स्पेसिफिक उसकी बात कर रहा है तो या प्रिंटिंग मिस्टेक कह सकते हो उसे। क्या है? द सन इज अ स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी इज वियरिंग अ ब्लैक एंड अ व्हाइट साड़ी। ध्यान देना, इसका कॉन्सेप्ट है, कोई डाउट है? ऐसे काहे फिर बोलते हो? अब देखो, दो कॉन्सेप्ट यहां से सिखा रहा हूं। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ध्यान दो कि मैंने यहां पर लिखा अ और यहां कर दिया ब्लैक, अ ब्लैक एंड व्हाइट, अ ब्लैक एंड व्हाइट, और यहां कर दिया अ ब्लैक
एंड अ वाइट। अब देखो दोनों का मतलब समझाता हूं, दोनों में गलती कोई नहीं है, दोनों का अर्थ चेंज हो जाएगा। मैंने लिखा एक, अब ये आर्टिकल आता किसके लिए है? नाउन के लिए। एक बात बताओ, मैंने जो आपको तरीका बताया था, एक मेल है और एक फीमेल है। अब एक बात बताओ कि यहां पर मेल है और एक फीमेल है, अगर यहां पर फीमेल दो बार एक और कर दो तो कोई दिक्कत नहीं सर। यहां पर मेल एक है तो फीमेल एक होगी, अगर वहां फीमेल दो है तो यहां मेल दो होगा। इसका मतलब यह हुआ, अपने लाइफ से जोड़ने की कोशिश मत करो, ये ग्रामर है, अंग्रेजी पढ़ रहे हो, ध्यान देना। अगर दो फीमेल तो दो मेल, अगर दो मेल तो इसका मतलब दो फीमेल। सीधा सा कहना यह है कि अगर एक नाउन तो एक आर्टिकल, अगर दो नाउन तो दो आर्टिकल। अब एक बात बताओ, एक यहां पर है, एक है यहां पर आर्टिकल, इसका मतलब एक ही नाउन है। अब एक ही नाउन ब्लैक और व्हाइट, अब यहां एक आर्टिकल है और यहां दूसरा आर्टिकल है, इसका मतलब कहीं ना कहीं दो नाउन के बारे में बात कर। जैसे इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर वाले लिखे शब्द का मतलब हुआ एक ब्लैक और व्हाइट। जैसे मान के चलो कोई अगर लड़का है, इसमें आसपास में देख सकते हो कि वो एक जो टी शर्ट या शर्ट पहना है वो ब्लैक और व्हाइट है, तो ब्लैक एंड व्हाइट है, तो इसका मतलब हुआ कि एक ही चीज है जो ब्लैक भी है और व्हाइट भी। लेकिन यहां पर है एक ब्लैक और एक व्हाइट। समझ में आया? कुछ जो भी करना है कर लो। जैसे मान के चलो कि मैंने बोला अ टीचर एंड मैनेजर, या फिर अ टीचर एंड अ मैनेजर। जैसे मेरा कहना यह है कि ए यानी एक टीचर और मैनेजर, इसका मतलब क्या हुआ? एक ही आदमी है जो टीचर भी है और मैनेजर भी है, यानी एक ही व्यक्ति है जो टीचर है और मैनेजर है। इसका मतलब है कि टीचर और मैनेजर एक है, लेकिन मैंने कर दिया ए टीचर एंड अ मैनेजर, यानी एक टीचर और एक। आओ क्वेश्चन कहता है कि सी इज वियरिंग अ ब्लैक, यानी एक काला और एक व्हाइट साड़ी। यानी कहने का मतलब यह है कि सी इज, अब कोई एक औरत है, वो एक काली और एक काला और एक सफेद साड़ी पहनेगी, एक ही साड़ी होगी जो काली होगी और सफेद भी होगी, तो यानी एक जगह आर्टिकल आएगा, इसको हटाना पड़ेगा। यानी एक औरत क्या पहनी है? काले और सफेद साड़ी। समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं सबको? चलिए इस पर और एक दो प्रैक्टिस कर लेंगे, मिलेंगे कल की क्लास में। थैंक यू वेरी मच।